जब कोई कहता है धा धिन धिन धा, तो आपके जहन में कौन सा साज आया? वो जो दो भागों में होता है, दायां और बायां। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तबला की, और आज डीडी मॉर्निंग शो में आइए खास मुलाकात करते हैं ईशान शर्मा के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है ईशान आपका। आप एक तबला वादक हैं और तबला भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि तबला कहते हैं जी ताल और लय का साज है, तो जैसे गायक के लिए सरगम सारे गामा पाधा नीसा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तबले में क्या ताल सबसे इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, तबले में ताल बहुत ज़रूरी है, लय बहुत ज़रूरी है, जो कि एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ है, जो कि सबके अंदर है, सभी समझ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें वही ज़रूरी होता है और इसका आधार वही है। जी। और अगर हम वोकलिस्ट की बात करें तो उनके कुछ फेवरेट राग्स होते हैं, तो क्या तबला वादकों के भी कुछ ताल होते हैं जो उनके खासा करीब होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर सारे तबला वादक दोस्त मेरे जितने भी हैं वो अग्री करेंगे कि तीन ताल हम सभी के एक बहुत प्रिय ताल है, जो कि 16 मात्रा की ताल। तो क्यों ना एक रिदमिक स्टार्ट करें, आप कुछ बजा के सुनाइए। तो जैसे राग में होता है मॉर्निंग राग, इवनिंग राग, ताल में ऐसा नहीं है? नहीं, ताल उससे संबंधित नहीं है। ताल में समय का कुछ ऐसा नहीं है अभाव, लेकिन हाँ, आप कभी भी कोई भी ताल बजा सकते हैं। तो आज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? 3 ताल से शुरुआत करते हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो तबले का, इस वाद्य यंत्र का थोड़ा इतिहास बताइए, कितना पुराना है तबला और क्या ये हमेशा जोड़ी में ही होता है? जी बिल्कुल, इसका इतिहास लगभग जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से 500 साल का इसका इतिहास है अपना एक। और जी जैसा आप देख ही रहे हैं, ये जोड़ी में होता है। एक जैसा आप देख सकते हैं, जो बायां है, जिसको हम बायां कहते हैं, जैसे आप लोगों ने शुरुआत में कहा था, तो बायां ये पीतल या तांबे का बनाया जाता है, और दायां जो होता है ये लकड़ी का होता है, जैसा आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारी अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग करा जाता है, जैसे कि बीजे साल की लकड़ी एक है, काला शीशम की लकड़ी एक है, और आप बंगाल साइड जाएंगे तो आपको महागनी वुड में भी मिलेगा। तो बहुत सारी इसमें भी आज की डेट में काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन भी हो रहा है तबले के साथ, ठीक है। और खाल जो इसकी है ये गोट स्किन होती है, ठीक है। तो अब ये कारीगर की कलाकारी है, जैसे हमारी कलाकारी बजाना है, वैसे इसमें कारीगर का भी उतना ही खास रोल है कि वो इस क्या कह सकते हैं, डेड स्किन में भी किस तरीके से जान पैदा कर सकते हैं। और ये सुर जो है, जो आप देख रहे हैं, ये आस और सुर है, वो पैदा करते हैं। तो इसमें कारीगर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो जैसे आपने कहा 500 साल, इट मींस वी कैन से तबला इज वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स? Yeah, absolutely. You can say that very rightly. Ki this is one of the youngest instruments out of all the Indian classical instruments that are existing in today's time. So yeah, but still it's due to the contributions of many great maestros कि तबला आज के तौर में सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट भी बन चुका है। इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि हम जब परकशन की बात करते हैं तो जहन में बहुत से और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे पखावज हुआ, मृदंगम। बिल्कुल बिल्कुल। तबले ने एक चीज़ जो अलग करी वो है द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, आई फील, एंड व्हाट आई हैव noticed and I have felt throughout the years of my रियाज, एंड मेरे को जो गुरुओं ने सिखाया उससे मेरे को ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें एक्सप्रेशन बहुत है, बिकॉज इसमें बायां है। बाएं का प्रयोग करके इस तरीके से हम इसमें काफ़ी सारे एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, जो कि शायद पखावज और मृदंगम जैसे साजों में ना हो सके। जी, लेकिन पखावज इसका लेकिन जनक साज माना जी जाता है। बिल्कुल, पखावज इसका जनक साज है। लेकिन जी, तो 7 वर्षों की यंग उम्र से आप सीख रहे हैं और आपने बैचलर्स भी म्यूजिक में किया है, मास्टर्स भी म्यूजिक में किया है, तो ये जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है म्यूजिक का, वो कितना हेल्प करता है एक कलाकार को? बहुत हेल्प करता है एक्चुअली, बिकॉज देखिए जिस तरीके से हम सभी स्कूल में अपने देश का इतिहास पढ़ते हैं, अपने देश में हमारा जितना हुआ, जिन जिन लोगों ने इसके लिए कंट्रीब्यूट करा और किस तरीके से हमको आज़ादी मिली, और जो भी हुआ हमारे देश में इतिहास के तौर पे देखा जाए तो वो सब हम लोग पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार हमको जब हम इसके बारे में, जब मेरे को पढ़ने का अवसर मिला यूनिवर्सिटी में,
तो उसके थ्रू मैं अपने साथ से और मेरे को एक लगाव हुआ और मैं इसके करीब आ पाया, क्योंकि मुझे इसका इतिहास पता चला, इसके बारे में और पता चला, और जिन जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करा है इसकी पॉपुलैरिटी में और इसको यहाँ तक लाने में जितनों का हाथ है, उन सब के बारे में मुझे बहुत जानकारी मिली, इसके इतिहास के बारे में पता चला। जी, और इस समय पिछले 3 साल से ईशान जो हैं ताल योगी पंडित सुरेश तलवलकर जी से सीख रहे हैं। थोड़ा अपने गुरुजी के बारे में बताइए। गुरुजी के बारे में तो खैर बात वही है कि गुरु के बारे में कहना कुछ भी बहुत ही एक शिष्य के लिए छोटा मुंह बड़ी बात होती है, बट हाँ यही है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरे जीवन का एक ये लक्ष्य था कि कभी उनसे सीखना हो पाए, और मतलब आई गेस किस्मत है, पुनर्जन्म के भाग हैं कि जो ऐसे गुरुओं के चरणों में मेरे को सीखने का अवसर मिला। तो बचपन में कैसे शुरुआत हुई, तब किसने सिखाया? बचपन में मेरे को प्राथमिक तो घर में, क्योंकि भजन कीर्तन का माहौल था, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी वो भजन कीर्तन बहुत करा करते थे घर में, और उसके थ्रू ही घर में रेगुलरली मतलब ढोलक, हारमोनियम, तबला ये सब बजते, अपने चाचा लोगों को, अपने पिताजी को गाते हुए देखना, ऐसे ही घर में भजन कीर्तन के थ्रू, तो वो थोड़ा जहन में आ गया। उसकी वजह से पिताजी को लगा, जब मैं ढोलक बजाने लगा बचपन में, तो पिताजी को लगा कि शायद हमको इसको सिखाना चाहिए। तो ये उनकी रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को सिखाने डाला श्री रविंद्र सोनी जी के पास। अच्छा। मेरे गुरु, और इनफैक्ट मैं अभी भी उनसे तालीम ले रहा हूँ। मैं दोनों गुरुओं से बहुत ही मतलब उन्हीं का सब कुछ है ये देन मेरे को, और ये सारी कला जी। तो इस तरीके से जर्नी बढ़ी जी, इसमें पिताजी का बहुत हाथ है। जी, तो आज भी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बरकरार है कहीं ना कहीं। तो युवा पीढ़ी में किस तरह से रिसीव किया जाता है तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट को? युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी तरह एक्चुअली रिसीव करा जाता है तबला को। तबला और गायकी, जैसे आप देख सकते हैं, ये आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है, और ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट के नाम पे फर्स्ट चॉइस फॉर एनी यंगस्टर इज ऑब्वियसली द तबला। तो पारंपरिक तरीके से तो आप बजाते ही हैं, लेकिन आप कई बैंड्स के साथ फ्यूजन करते हैं, तो किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी बताइए। फ्यूजन में भी काफ़ी अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। आधार तो हम ऑब्वियसली क्लासिकल म्यूज़िक को ही रखते हैं अपना, लेकिन बिकॉज फ्यूजन में जब हम अलग इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो एक ही हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उनका म्यूज़िक समझ सकें, उनका टेक, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो संगीत को लेके है, और उनके देश से जो वो संगीत लेके आए हैं वो हम समझ सकें, और उनको हम अपने देश का और अपनी संस्कृति का एक टेस्ट, एक स्वाद चखा सकें। जी, आपने हमें 3 ताल में तो एक कॉम्पोजिशन सुनाई थी। जी, जी। अब क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? अभी मैं आपके लिए एक रेला प्रस्तुत करना चाहूँगा। अच्छा जी, तो ये रेला शब्द बड़ा रेलगाड़ी से जी बिल्कुल, ये रेलगाड़ी से काफ़ी मिलता है। तो इसके पीछे स्टोरी कुछ ऐसी ही है कि जब पहली बार रेल चली थी, तो जिस राज्य में चली थी वहाँ के महाराज ने उधर के जो उनके कोर्ट के म्यूजिशियन थे उनको कहा कि उस्ताद जी आप इस अवसर के उपलक्ष्य में आप कुछ तबले पे सुनाइए। अच्छा। इसको मिमिक करते हुए या फिर इसको थोड़ा आप दर्शाते हुए कि तबला कैसे रेलगाड़ी को दर्शाएगा या रेलगाड़ी का साउंड दर्शाएगा। तो उससे रेले का इजाद हुआ। अच्छा। क्या बात है। जी, तो रेलगाड़ी तो पता नहीं कितनी बजे है ना बजे, लेकिन कोशिश करेंगे। नहीं, हम इस सफर का आनंद लेंगे। जी। देखिए, इतना खूबसूरत जब आपको साथ सुनने को मिलता है तो आप यकीनन ईशान जी को कॉम्प्लीमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा तबला वादक से लोग डरते भी हैं क्योंकि तबले के साथ साथ इनके पास हथौड़ी भी होती है। जी बिल्कुल। इसका क्या काम है? ये एक्चुअली अच्छा आपने पूछा है, ये ट्यूनिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, चढ़ाने और उतारने के लिए। तो जैसे अभी ये उतर गया है, अगर मैं इसको इसे तो आप देखेंगे थोड़ी पिच इसकी इंक्रीज हुई। और मेनली दायां जो है ये है, आप देख रहे हैं, ये एक सुर के हिसाब से ट्यून्ड होता है। जिस भी सुर पे गायक या वादक बजाएंगे या गाएंगे। तो जैसे ये भी डी स्केल पे ट्यून्ड है, तो अगर इसको मैं जितना चढ़ाऊंगा ये चढ़ेगा,
और ऐसे नीचे से मार के इसको मैं उतार सकता हूँ। थोड़ा सकारात्मक प्रयोग है हथौड़े का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ईशान, देखते हैं कि हर कलाकार अपना तबला अपने साथ लेकर के चलता है, तो जी। किस प्रकार की पर्सनलाइजेशन, फर्क कहाँ आता है दो कलाकारों में, किस तरह की ट्यूनिंग होती है? किस तरह की ट्यूनिंग? जैसे आप हाँ जी। किस स्केल पे बजाते हैं, आप कैसे ट्यून करते वो हैं? डिपेंड करता है अच्छा। साज के ऊपर। और जैसे सोलो में तो अधिकतर अलग स्केल के प्रयोग होते हैं तबले, थोड़े नीचे और थोड़े ज़्यादा बड़े मुंह के, क्योंकि इसमें भी साइजेस आते हैं काफ़ी अलग अलग। जी। अच्छा। और उसके हिसाब से उसकी पिच भी चेंज होती है, इसका जो सुर है वो भी चेंज होता है। और गायकों का सबका अपना, जो जिस भी सुर में वो कंफर्टेबल होता है गाने में, वो हमको बता के रखते हैं, तो हम उस हिसाब से उनके लिए और तबला ऐसा भी होता है कि जितना पुराना होता जाता है तबला, उसका सुर उतना बेहतर होता जाता है? जी बिल्कुल। उसकी क्वालिटी एक्चुअली, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी मतलब जितना ज़्यादा आप रखेंगे इसको, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा इसमें सूखापन पैदा होता है। अच्छा। और वो ड्राइनेस की वजह से इसकी आस और बढ़ती है। इसमें जब जब पूड़ी नई चढ़ती है तब तब उसमें एक और ये और खिलता है जी समय के साथ। बिल्कुल, लेकिन अगर आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ेंगे तो आप भी जीवन में खिल उठेंगे। तो मेरा सवाल कल्पना आपसे ये है, व्हिच इज योर फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? My favorite musical instrument, it's flute actually. फ्लूट? हाँ। बांसुरी? आप नहीं पूछ रही, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरा फेवरेट है हारमोनियम। लेकिन मुझे बताइए कि जब हम तबले की बात करते हैं तो बहुत सहज रूप से उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का स्मरण होता है, तालियोगी, आपके गुरु जो हैं पंडित सुरेश तलवलकर जी, रविंद्र जी। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल तबला प्लेयर भारत में ये कितने लोकप्रिय हैं? ये भी बहुत लोकप्रिय हैं। एंड द बिगेस्ट नेम फॉर अ फीमेल तबला प्लेयर दैट आई कुड नो इज़ श्री अनुराधा पाल जी, विदुषी अनुराधा पाल जी। शी इज़ ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब एंड जाकिर हुसैन साहब हिमसेल्फ. So she has been a very popular personality in female tabla playing. And apart from her, Shri Savani Talwalkar ji, who's Guruji's daughter, की बेटी। जी, she is also a very proficient tabla player and solo tabla player, that too in today's time. तो जैसे आप कह रहे हैं सोलो, तो जब लंबे समय तक तो धारणा ये भी रही कि तबला जो है वो संगत में बहुत प्रयोग होता है, जी, जी, जी। चाहे क्लासिकल हो, मॉडर्न, फ्यूजन। बिल्कुल। तो सोलो, बतौर सोलो भी ये वाद्य यंत्र बहुत पॉपुलर है। जी बिल्कुल, ये बहुत बतौर सोलो वादन के लिए भी ये बहुत पॉपुलर है। और इसमें आई वुड से कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर मैं काफ़ी पहले से चालू करूं, तो उस्ताद अहमद जान थिरकवा खान साहब, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द माउंट एवरेस्ट ऑफ तबला, उनका इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंडित किशन महाराज जी, पंडित सामता प्रसाद जी, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब एंड लेटर ऑन एज वी ऑल नो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको एस्टैब्लिश करवाने में एज अ सोलो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो रेलगाड़ी का सफर चलते चलते आगे बढ़ा है। अब रेला के बाद अब कौन सी कॉम्पोजिशन? अब देखिए, मैं कुछ झपताल में, ताल झपताल 10 मात्रे का है, अच्छा। उसमें कुछ सुनाने की आपको कोशिश तो 3 ताल आपने बताया था, 16 मात्रा, 16 मात्रा और झपताल 10 मात्रा। 10 मात्रा जी। क्या बात है। तो ईशान, आपने हमें पहले 3 ताल सुनाया, फिर अभी 10 ताल सुनाया, तो ये 3, 10, ये गिनती, गणना, मैथमेटिक्स, इसका क्या रोल है तबला में? मैथमेटिक्स एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है तबला का। और आधे लोग तबला से इसलिए बचते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत है। अच्छा। क्योंकि एज वी ऑल नो मैथ्स किसको ही पसंद है। बट या मैं भी थोड़ा घबराता हूँ मैथ्स से, लेकिन हाँ, इसमें मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इतनी ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है, देखा जाए तो काफ़ी सरल है और समझने के ऊपर ज़्यादा है, ना कि गिनने के ऊपर। उंगलियों पे गिना जाता है? उंगलियों पे गिना जाता है, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, उंगलियों पे गिना जा सकता है। और भाव बहुत है, जैसा मैंने कहा कि इसमें एक्सप्रेशन बहुत है। तो वो एक्सप्रेसिवनेस जब आप ज़्यादा करते हैं तो गणित थोड़ा साइडलाइन भी हो सकता है। तो जैसे आपने कहा कि उंगलियों का एक कमाल जादू हमें दिखता है जी। तो अगर कोई इस समय युवा डीडी मॉर्निंग शो देख रहा है जी, और वो चाहता है कि तबला सीखे, बिल्कुल। तो हाथ कैसे रखें? हाथ देखिए ऐसे रखा जा सकता है, दाहिने पे तो आप हमेशा जो आपकी मिडिल फिंगर है ये थोड़ी उठी रहेगी, ठीक है। और आप अपनी फर्स्ट फिंगर से
स्ट्राइक करा जा सकता है इसको। इस तरीके से इस पे हाथ प्लेस्ड काफी कंफर्टेबली रखे, जितना कंफर्टेबली रखे उतना बेटर, तो ताकि ये स्टिफ ना हो, तो बिकॉज़ जो कलाई राइट का प्रयोग है। तो आप जैसे राइट हैंडेड हैं, डोमिनेंट हैंड जिसका राइट है वो ये करे, जी, अगर बिल्कुल। किसी का डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है तो फिर वो रिवर्स कर दे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, लेकिन पोजीशनिंग सेम रहेगी। तो इस तरीके से, और बाएं पे यहाँ से आप रेस्ट ले सकते हैं अच्छा जी, और ताकि इसमें आस बंद ना हो, क्योंकि अगर ये मैं ढक दूंगा तो इसमें आस चली गई इसकी, ओके ऐसे करके इसकी आस आ सकती है। और जब हम इसको दबा के बजाते हैं तो इसमें हम पिच का काम भी कर सकते हैं जी। तो बहुत ये- खूब। हाँ जी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो तबले के बीच में हम ये जो ब्लैक कलर का डॉट देख जी। रहे हैं, इसको स्याही कहते हैं। स्याही कहते हैं। इसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये होता है कि ये जो ये चमड़ा होता है, इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने में और इसमें ये सुर और आस पैदा करने में ये मदद करती है, ये कारगर साबित होती है। तो ये जितना, बिकॉज अगर ये नहीं रहेगा तो इसमें कंपन पैदा नहीं होगा जी, वाइब्रेशन पैदा नहीं होगी। तो ये जो स्याही होती है, इसका रखना, इसका प्लेसमेंट और ये कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है तबले के बजने में और इसमें सुर पैदा होने में जी। पर आपको लगता है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जोड़कर व्यक्ति आध्यात्म से भी जुड़ता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हारमोनियम में आप देखिए, एब्सोल्युटली लेफ्ट हैंड अगर आप बेलोस बजा रहे हैं जी, और कीज आप तेज बजा सकते हैं गायकी के हिसाब से, जी, जी। लेकिन बेलोस एक ही तरीके एक से ही बजते तरीके हैं। से बजते तो बैलेंस करना बहुत जी, यहाँ पे भी आप दाएं बाएं का बैलेंस देख सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत सही बात कही है आपने कि अध्यात्म के साथ भी जोड़ता है। संगीत इज आई गेस द क्लोजेस्ट, द फास्टेस्ट वे टू अटेन गॉड, ये बहुत लोगों ने कहा है। एंड चैतन्य महाप्रभु जी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक, कि उन्होंने सत्संग कीर्तन के थ्रू श्री कृष्ण को पा लिया। तो ऐसे ही कोशिश यही रहती है कि इसको एक आध्यात्मिक नज़रिए से भी देखा जाए, और जब रियाज और साधना पे हम बैठते हैं तो हम उससे साज से और जुड़ें, माँ सरस्वती से और जुड़े, इसकी आराधना में और लगे रहें, और ये हमारे व्यक्तित्व में भी बहुत परिवर्तन लाता है। इट मेक्स यू मोर काम, यू नो, इट मेक्स योर थिंकिंग वेरी रैशनल, एंड इट गाइड्स यू टुवर्ड्स अ बेटर लिविंग, अ बेटर लाइफस्टाइल। जी। तो चलिए, आपकी संगीत साधना के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so आज much. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से म्यूजिक में बैचलर्स कर ली है, जी। मास्टर्स कर रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद, और बहुत जल्दी पीएचडी भी करें। सो दैट व्हेन वी मीट नेक्स्ट वी विल से वी हैव डॉक्टर ईशान। थैंक यू सो मच, All the very best. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स।